वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न। पता है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिथक हैं, और इन्हीं की वजह से ये चीजें बढ़ती जाती हैं। तो आज हम क्या करेंगे? हम इन्हीं मिथकों की परतें खोलेंगे और उस कानूनी ढाल को समझेंगे जो हमें इससे बचाती है। अक्सर ये सुनने को मिलता है ना, अरे ये तो बस एक मजाक था। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन शायद यही इस पूरी समस्या की जड़ है। चलिए आज देखते हैं कि कैसे बस इस एक लाइन के पीछे छुपकर गलत व्यवहार को नॉर्मल बना दिया जाता है, और ये कितना कितना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी गलतफहमियां हैं, वो कौन से मिथक हैं जिनकी वजह से उत्पीड़न को पनपने का मौका मिलता है। देखिए, एक सेफ वर्कप्लेस बनाने के लिए सबसे पहला कदम है इन गलत धारणाओं को तोड़ना। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शायद ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिथक है कि यौन उत्पीड़न का शिकार सिर्फ महिलाएं ही हो सकती हैं। ये बात न सिर्फ पूरी तरह से गलत है, बल्कि ये उन हजारों लाखों पुरुषों की आवाज को भी दबा देती है जो खुद इसका सामना करते हैं। ये सच को एक जेंडर के दायरे में बांधने की कोशिश है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। फैक्ट ये है कि करीब करीब 43% पुरुष भी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरह के यौन उत्पीड़न का अनुभव करते हैं। तो बात बिल्कुल सीधी है, उत्पीड़न का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या है वो? कि उत्पीड़न का मतलब है कि कोई फिजिकल कांटेक्ट हो, कोई शारीरिक संपर्क हो। पर क्या ये सच है? ये सोच बहुत ही संकीर्ण है और असल में बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि ये उत्पीड़न के कई दूसरे तरीकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। असलियत यह है कि उत्पीड़न के कई रूप हो सकते हैं जिनका फिजिकल होने से कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई अपमानजनक मजाक करना, किसी के जेंडर को लेके भद्दी टिप्पणी करना, बार बार अनचाहे मैसेज या ईमेल भेजना, यहां तक कि ऑफिस में ऐसा माहौल बना देना जो किसी के लिए डरावना हो या जहां काम करना ही मुश्किल लगे। ये सब कुछ उत्पीड़न के दायरे में आता है। अक्सर हमारे दिमाग में उत्पीड़न की एक तस्वीर बनी होती है ना? कि कोई बॉस है, कोई मैनेजर है जो अपने से जूनियर किसी एम्प्लॉय का उत्पीड़न कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। पर क्या हमेशा ऐसे ही होता है? नहीं। सच तो यह है कि उत्पीड़न किसी भी तरफ से आ सकता है। हो सकता है आपका कोई सहकर्मी हो, कोई कलीग, या कोई क्लाइंट या कस्टमर। अरे यहां तक कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी टीम में है, जो आपको रिपोर्ट करता है, वो भी उत्पीड़क हो सकता है। मतलब ये किसी पद या डेजिग्नेशन का खेल नहीं है, ये गलत व्यवहार का मामला है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। कानूनी तौर पर यह पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। बात इस पर नहीं है कि उत्पीड़न करने वाले का इरादा क्या था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, यह कोई डिफेंस नहीं है। कानून ये देखता है कि उस व्यवहार का सामने वाले इंसान पर असर क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा। अगर किसी को आपके एक्शन से, आपके शब्दों से असहज महसूस हुआ, अपमानित महसूस हुआ या डर लगा, तो वो उत्पीड़न माना जाएगा, आपका इरादा चाहे जो भी रहा हो। तो ये जितने भी मिथक हैं, ये सब एक कन्फ्यूजन, एक अस्पष्टता की वजह से ही पनपते हैं। और ठीक इसीलिए एक मजबूत, साफ सुथरा कानूनी ढांचा होना इतना जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत में ये कानूनी सुरक्षा क्या है। और ये है हमारा सुरक्षा कवच पॉश एक्ट, यानी द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक मजबूत समाधान देता है। सिर्फ एक नंबर याद रखिए, 10। अगर किसी भी कंपनी या संस्था में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो वहां कानूनन एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, या शॉर्ट में कहें तो आईसीसी बनाना ही होगा। ये जरूरी है, ऑप्शनल नहीं। और इस एक नियम की वजह से ये कानून लगभग हर जगह लागू हो जाता है। और हां, ये कमेटी सिर्फ नाम के लिए नहीं होती, इसको बनाने का एक खास तरीका है ताकि ये निष्पक्ष होकर काम कर सके। इसमें कौन कौन होता है? एक सीनियर महिला अधिकारी होती हैं जो इसकी अध्यक्ष होती हैं, कम से कम 2 और कर्मचारी होते हैं, और एक बाहरी सदस्य भी होता है जो किसी एनजीओ या कोई एक्सपर्ट हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, इस कमेटी में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी ही चाहिए। ठीक है, तो कमेटी तो बन गई, पर मान लीजिए कोई शिकायत आती है, तो उसके बाद होता क्या है, प्रोसेस क्या है? चलिए अब इसको समझते हैं कि शिकायत दर्ज होने से लेकर एक्शन लिए जाने तक का पूरा सफर कैसा होता है। तो देखिए, इसका एक पूरा सेट प्रोसेस है। सबसे पहले शिकायत लिखित में देनी होती है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है सुलह का, पर यह तभी होगा जब शिकायत करने वाला इसके लिए तैयार हो।
अगर सुलह नहीं होती या शिकायतकर्ता नहीं चाहता तो एक फॉर्मल जांच शुरू होती है जो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच पूरी होने पर आईसीसी अपनी रिपोर्ट कंपनी को देती है और फिर कंपनी को उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेना होता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें टाइम लिमिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि शिकायत सालों तक लटकी रहेगी। घटना होने के 3 महीने के अंदर शिकायत करनी होती है। फिर आईसीसी को 90 दिन यानी करीब 3 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होती है और फिर कंपनी को रिपोर्ट मिलने के 60 दिनों के अंदर एक्शन लेना ही होता है। इससे ये तय होता है कि मामला जल्दी सुलझे। और अगर कोई कंपनी इन नियमों को नहीं मानती तो उसके लिए सजा भी है। अगर कोई एम्प्लॉयर पॉश एक्ट को लागू नहीं करता तो उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर वो ये गलती दोहराता है तो उसका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। तो ये कोई हल्की बात नहीं है। देखिए, कानून का पालन करना तो बहुत जरूरी है, ये तो बस पहला कदम है। लेकिन अगर हम सच में एक सेफ और रिस्पेक्टफुल वर्कप्लेस बनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ नियमों के पालन से आगे सोचना होगा। हमें एक कल्चर बनाना होगा। और कानून भी यही कहता है। ये एम्प्लॉयर्स पे कुछ एक्टिव जिम्मेदारियां डालता है, जैसे उन्हें एक फॉर्मल पॉश पॉलिसी बना के सबको बतानी होगी। सभी एम्प्लॉयज के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशन करवाने होंगे। ऑफिस में आईसीसी मेंबर्स के नाम और बाकी डिटेल्स लगानी होंगी और हर साल एक रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। मतलब साफ है, रोकथाम करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक कानूनी जिम्मेदारी है। तो हमने पूरा कानूनी ढांचा समझ लिया, प्रोसेस भी जान लिया, लेकिन असली सवाल तो अब आता है ना कि हम सिर्फ इन नियमों के दायरे में बंद कर न रह जाएं, बल्कि इनसे आगे बढ़कर एक ऐसा वर्क कल्चर कैसे बनाएं जहां उत्पीड़न के लिए जीरो टॉलरेंस हो, जहां इसकी कोई जगह ही ना हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।